आज का हमारे पास में कॉपी रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जी। आईबीपीएस एसओ के लिए मेंस एग्जाम के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, उसके अंदर में भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और बाकी जो भी क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित पूछे जाएंगे, उसके बारे में एक डिटेल टॉपिक मैंने आज शेयर किया था। जी प्रियंका जी, बताएं क्या क्या टॉपिक था। जी, संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नराकास, हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा से जुड़े अन्य पुरस्कार, राजभाषा से जुड़ी पत्रिकाएं, यूनिकोड, ई ऑफिस, ई गवर्नेंस, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा, हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ग्लॉसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल ग्लॉसरी से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर कुछ ट्रांसलेशन हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर कोई आप में से सुझा सकते हैं। जी सर, वो जैसे कि मैंने मॉक्स में देखा कि लाइसेंस को क्या बोलते हैं, वही जो ऑफिशियल वर्ड है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वर्ड। मैंने वही कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी, फिनेंशियल ग्लॉसरी। इसके अलावा वन लाइनर्स जो रहेंगे, अनुवाद, उसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो लोग स्पेसिफिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ मेंस के अकॉर्डिंगली, सो हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली स्टिक करेंगे आईबीपीएस एसओ मेंस को लेकर। जो लोग जी एसएससी से या मैंने बाकी देखा एग्जाम्स था। की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, जो लोग बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे लोग आज बस सुने, और जो भी आईबीपीएस मेंस वाले हमारे साथ में लोग हैं उन लोगों से आज हम इंटरेक्शन करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से कि सारे के सारे लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट मोड में रखें, सिर्फ जिनको बोलना है वही माइक्रोफोन अनम्यूट करेंगे। सर मेरे ख्याल से अनुच्छेद भी आएंगे, जैसे क्लोज टेस्ट होता है ना। हिंदी भाषी जो 3 क ख ग उन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे राजेश जी, इसीलिए हाँ, हम आज यहाँ पे उसको आए हुए बाद हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार आपसे ये एक लाइन में ये हमने बता दिया कि राजभाषा से संबंधित जितने प्रावधान है उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मैं बात कर रहा था। चलिए खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज के हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस के हिसाब से, और राजभाषा संबंधित प्रावधानों से जहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह है राजभाषा विभाग का, गृह मंत्रालय का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है। ठीक है, जो वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसके अंदर में कुछ लक्ष्य दिए जाते हैं तमाम मंत्रालयों को, विभागों को। तो वो लक्ष्य क्या है और इस वार्षिक कार्यक्रम से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आप में से किसी व्यक्ति को पता है वार्षिक कार्यक्रम के बारे में, थोड़ा सा क्या है बताएंगे, 2 से 3 लाइनें, बहुत ज्यादा नहीं। हैंड रेज करें जिनको बताना है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। चलिए, बेहतर। तो हम देखेंगे कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वार्षिक कार्यक्रम जो हमारा है उसमें कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2022-23। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 17, कौन सा भाग? भाग 17 सर। यह क्वेश्चन हो सकता है कि जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं वे संविधान के कौन से भाग में उल्लिखित हैं, तो कौन सा भाग रहेगा? भाग 17 रहेगा। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के और अनुच्छेद 351 तक, ये जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों के तहत
राजभाषा से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 343 से कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। तो संघ की राजभाषा चूंकि हिंदी होगी, तो इस हिंदी में कार्य करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम किस आदेश के तहत जारी किया जाता है? एक एक पॉइंट में आपको जहां क्वेश्चन बन सकता है वहीं पे मैं आपको पिन पॉइंट कर रहा हूं। यह जो वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, यह वार्षिक कार्यक्रम किस आदेश के तहत जारी किया जाता है? आपको पता हो तो बताएं। ठीक है, यह वार्षिक कार्यक्रम राष्ट्रपति का आदेश 1960 इसके तहत राष्ट्रपति के आदेश 1960 में यह उल्लिखित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाएगा और उसी के अंतर्गत जो है यह वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। चलिए, दिनांक 18 जनवरी 1968 को, यह भी आपको याद रखना है कि 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनों में एक राजभाषा संकल्प पारित किया गया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संकल्प के अंदर में यह संकल्प लिया गया था कि एक विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। तो 18 जनवरी 1968 को राजभाषा संकल्प चाय कौन बेच रहा है? बोल लाइट ही बेच रहा है। इसको चाय पीना है? मेघा गुप्ता जी, स्विच ऑफ कीजिए, अब माइक ऑफ कीजिए अपना। जी, तो 18 जनवरी 1968 यह डेट आप याद रखेंगे जिस दिन राजभाषा संकल्प को पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जैसा अभी आपने कहा था कि क ख और ग क्षेत्र, तीन क्षेत्रों में जो डिवाइड किया गया है। अच्छा, जो भारत के सारे राज्यों को तीन अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया है, यह इसको किस नियम के अनुसार बांटा गया है? किस नियम या अधिनियम या आदेश, किसके तहत बांटा गया है? एनीबॉडी? जी जी बताइए। ठीक है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत जितने भी डिवीजन किए गए हैं भाषाई अलग अलग, जो क ख और ग क्षेत्र बनाए गए हैं, वह राजभाषा नियम 1976 के तहत बनाए गए हैं। चलिए, सो अभी हम बात करते हैं कि राजभाषा नियम 1976 के तहत जितने भी भारत के राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनको अलग अलग क ख और ग तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? सर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य एंड चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा नगर हवेली सर। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन दीव और दादर व नगर हवेली। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। ठीक है, क क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं? सर बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और दिल्ली और अंडमान निकोबार, ये मतलब यूनियन टेरिटरी आते हैं स्टेट। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रखेंगे आप? सर वो एक शॉर्टकट ट्रिक था सर, KTM ऐसे करके कुछ था। ऐसे करके था, ठीक है। सबसे पहले देखिए, क क्षेत्र में आप लोग ये ध्यान रखिए कि हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हिंदी भाषी राज्य है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, दिल्ली हिंदी भाषी राज्य है। दिल्ली के बाद अगर आप और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे,
हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है। हरियाणा के बाद पंजाब, वहां पे पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाब ख क्षेत्र में आ जाता है, क क्षेत्र में नहीं है। पंजाब से आप ऊपर बढ़ेंगे और नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे हिमाचल प्रदेश वह हिंदी भाषी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड हिंदी भाषी क्षेत्र है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, झारखंड हिंदी भाषी क्षेत्र है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि पहले ये दोनों एक ही राज्य थे, ये अलग हो गए। तो ये सारे राज्य जो है वो क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार, यह भी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। अंडमान निकोबार में वेस्ट बंगाल की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, और वहां पे हालांकि तमिल स्पीकिंग बहुत लोग रहते हैं, तेलुगु स्पीकिंग बहुत लोग रहते हैं, परंतु वहां का वो जो है क क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आपको याद रखने में परेशानी नहीं होगी। यदि आप नॉर्थ की तरफ से आएंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वे हिंदी भाषी स्टेट्स माने जाते हैं। तो आप नॉर्थ की तरफ से ही भारत के नक्शे में आइए, तो नॉर्थ से आप नीचे उतरेंगे, सबसे पहले जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर को तो आप निकाल दीजिए। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आपका आ गया क क्षेत्र में। उसके बाद पंजाब, पंजाब में चूंकि पंजाबी बोली जाती है, उनकी लिपि अलग गुरुमुखी होती है, तो वे लोग क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हरियाणा आपका आ गया, हरियाणा के बाद दिल्ली आ गया, वहां पर हिंदी बोली जाती है। दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अगर इस तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ गया, बिहार और झारखंड आ गया, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से क क्षेत्र के राज्य आपको याद हो जाएंगे। ख क्षेत्र में आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये तीन। गुजरात, महाराष्ट्र, ये दो राज्य आपके हो गए वेस्ट के, और बाकी दमन, दीव, दादर नगर हवेली, ये जो है आपके संघ राज्य क्षेत्र आ जाएंगे। और पंजाब राज्य है तो उसके साथ चंडीगढ़ भी आ जाता है। तो इस तरीके से 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये 6 जो है आपके ख क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वे सारे के सारे ग क्षेत्र में आएंगे। जितने राज्य हैं सारे के सारे ग क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे यह एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, वर्ष 2022 में राजभाषा विभाग के 2 प्रशिक्षण संस्थान, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं आपको बताते जा रहा हूं। 2 प्रशिक्षण संस्थान जो है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CHTI ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी आशुलिपि और हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के अनुसार कौन से संस्थानों ने ई प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। तो उसमें आप ये दोनों याद रखेंगे, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। ठीक है, अच्छा, न कि सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि ई वर्चुअल कार्यक्रमों, जो कार्यालय हैं उनका निरीक्षण, ई निरीक्षण भी इन्हीं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अब एक और अच्छा क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, जिसमें कि 13 से 14 नवंबर 2021 को पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। यह पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई। 13-14 नवंबर को पहला हुआ, और दूसरा जो है वह सूरत में हुआ 13 और 14 सितंबर, 14 और 15 सितंबर। संतोष जी मुझे करेक्ट कीजिएगा, 14-15 सितंबर है, 13-14 सितंबर है? हाँ वैसे जी, फिर से बोलेगा। जो दूसरा राजभाषा सम्मेलन सूरत में हुआ है वह 14-15 सितंबर का है, करेक्ट? राइट। 14 से 15 सितंबर 2022 ये हमारा दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ, जो कि सूरत में हुआ। पहला जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पाएंगे, जिसको कि आगे हम लोग और डिटेल में जब अगले क्लासेस में हम राजभाषा नियम 1976 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ फिर भी एक बार आप इसको जरूर देख सकते हैं कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए
निर्देशों का अनुपालन हो रहा है। मतलब ये जितने भी नियम और अधिनियम बनाए गए हैं इनको पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वह किसी भी ऑफिस के ऑफिस हेड का है। और यह किस नियम में उल्लिखित इस बात को किया गया है? नियम 12 में उल्लिखित किया गया है। जब हम राजभाषा नियम करेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, 11, देश भर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त नराकास वेबसाइट का निर्माण किया गया है। ठीक है, सो narakas.rajbhasa.gov.in यह एक संयुक्त वेबसाइट है जिसका निर्माण किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नराकास एक ऐसा विषय है राजभाषा से संबंधित जो कि सबसे अधिक एक्टिव रहता है। आप जहां भी कल को राजभाषा अधिकारी बन के जाएंगे, जिस भी बैंक में आप पोस्टेड होंगे, तो वहां पे आपके शहर में एक नराकास होगा। कई जगह पे केंद्रीय कार्यालयों को और बैंकों को मिलाकर के नराकास होता है। कई जगहों पे बैंकों का नराकास अलग होता है और केंद्रीय कार्यालयों का नराकास अलग होता है। सो नराकास के लिए सभी को मिला करके एक सम्मिलित वेबसाइट बनाई गई है, narakas.rajbhasa.gov.in यह इस वेबसाइट का नाम है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नराकास साल में कितनी बैठकें करता है? कितनी बैठकें करनी चाहिए नराकास को? कोई बताएंगे? वर्ष में 2 बार सर। वर्ष में हर 6 महीने पे 2 बार नराकास को अपनी बैठकें करनी चाहिए। बीच में प्रस्ताव दिया गया था संसदीय समिति के द्वारा कि इसको बढ़ा करके 4 बार कर दिया जाए। ट्रायल बेसिस पे किया भी गया परंतु वह सफल नहीं हुआ, बाद में उसको बंद कर दिया गया। सिर्फ 2 ही बार साल में बैठक नराकास को करना है। नराकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार है। पुरस्कारों के अंतर्गत भी हम इसको डिस्कशन करेंगे, पर अभी भी आप दिमाग में रख ले कि नराकास के लिए यह 2 पुरस्कार है। राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है जो कि अब अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान ही दिया जा रहा है, जो कि बड़े स्तर पे हो रहा है। पहले भी होता था परंतु दिल्ली में होता था और बहुत ही छोटे स्तर पे किया जाता था, परंतु अब समग्र राष्ट्र से जितने भी हिंदी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं उन सभी लोगों को बुला करके और बहुत बड़े स्तर पे इस तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं और इन सम्मेलनों में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके साथ साथ जितने भी अलग अलग जो जोन है, अलग अलग जो रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज है, रियो जिनको कहते हैं, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उनके अंतर्गत क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार भी दिया जाता है। जब हम नराकास की बात करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में, नराकास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वार्षिक कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3.3 सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार बार आपके काम में भी आने वाली है। धारा 3.3 बहुत आपके काम में आएगा, बार बार इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है धारा 3.3 को लेकर के। तो धारा 3.3 क्या है, कोई बताएंगे? राजभाषा अधिनियम धारा 3.3 क्या है, कोई बताएंगे? धारा 3.3 के अंतर्गत ही अनुवाद का प्रावधान है कि उस 2 भाषाओं में मेंटेन दस्तावेजों को रखना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। कुल 14 तरह के दस्तावेज हैं जिनको धारा 3.3 के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इन 14 तरह के दस्तावेजों को आवश्यक रूप से द्विभाषी जारी करना है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं धारा 3.3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज धारा 3.3 के अंतर्गत आते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। धारा 3.3 के दस्तावेजों को धारा 3.3 के दस्तावेजों को आपको आवश्यक रूप से द्विभाषी बनाना है। चाहे आप क क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ख क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप ग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको धारा 3.3 के जो भी दस्तावेज हैं उनको आपको द्विभाषी बनाना है। यह एक प्रश्न लोगों के मन में रहता है, एक दुविधा रहती है कि अगर हम क क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो भी क्या हम धारा 3.3 के दस्तावेजों को बाइलिंगुअल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको धारा 3.3 के दस्तावेजों को बाइलिंगुअल करना है। ठीक है,
धारा 3(3) के दस्तावेज बाइलिंगुअल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस अधिकारी के ऊपर है जो ऐसे दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज आवश्यक रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं, और ऐसा राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अंतर्गत लिखा गया। मतलब जो रूल 6 है राजभाषा नियम 1976 का, उसके अंतर्गत में यह बात लिखी गई है, यह बात उल्लिखित की गई है। नियम 6 यह कहता है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार जितने भी दस्तावेज हैं, उन सभी दस्तावेजों का बाइलिंगुअल जारी किया जाना, इसकी जिम्मेदारी उस दस्तावेज या उन दस्तावेजों के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अधिकारी की होगी। सो ये इंपॉर्टेंट है। नियम 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोबारा जब आपको राजभाषा नियम पढ़ाएंगे, इसको हम दोबारा आपको बताएंगे, परंतु आप जान लें कि राजभाषा नियम 1900, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है हमेशा। राजभाषा में जब तक आप रहेंगे, नियम 5, नियम 6, अधिनियम की धारा 3(3), इनसे आपका नियम 10(4) बार बार पाला पड़ता रहेगा। नियम 5 के अनुसार हिंदी में जो भी पत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका उत्तर आपको अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना है। तो यह 1976 का नियम 5 कहता है। राजभाषा नियम 1976 का नियम 5 कहता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 1963 में आया था वह राजभाषा अधिनियम था, और जो 1976 में आया था वह राजभाषा नियम था। राजभाषा अधिनियम में यह उल्लिखित किया गया था, उसमें यह अधिकार दिया गया था कि उस राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत एक नियमों का गठन किया जाएगा, जिसके अनुसार जो है राजभाषा का कार्यान्वयन विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न विभागों में या बाकी सरकारी विभागों में किया जाएगा। तो ये राजभाषा नियम 1976 बनाए जाने का, को गठन किए जाने का जो प्रावधान है, वह प्रावधान कहाँ दिया गया है? राजभाषा अधिनियम 1963 में उल्लिखित है। उसी के तहत ये नियम बनाए गए। ठीक है, चलिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है आप सभी लोगों के लिए, विशेषकर राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कार्मिकों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बैंक से संबंधित है। सो इसको आप लोग, आपके पास अवश्य होगा ही, ये वार्षिक कार्यक्रम नहीं होगा तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इस क्लॉज को बार बार आप पढ़ेंगे। इसमें आपके लिए बहुत सारे काम की चीजें हैं। तो ये सारे बेसिकली राजभाषा नियम से संबंधित सारे अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, जिसके लिए हम अलग से सेपरेट एक क्लास करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, 7 नंबर। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, और इसको बाद में भी पढ़िएगा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी हमारे देश में हिंदी की सर्वोच्च समिति कौन सी है? हिंदी की सर्वोच्च समिति कौन सी है? केंद्रीय हिंदी समिति। बिल्कुल, हिंदी की सर्वोच्च समिति जो है वह केंद्रीय हिंदी समिति है, ना कि संसदीय राजभाषा समिति है। ध्यान रखेंगे। तो संसदीय राजभाषा समिति को जो हेड करते हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के गृह मंत्री होते हैं, जबकि जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति की जो 31वीं बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हिंदी के विकास के लिए, हिंदी को जो राजभाषा के रूप में पूर्णतया प्रयोग करने के दिशा में सरकार जो अपने कदम बढ़ा रही है, सरकार जो प्रयास कर रही है, उस प्रयासों के दिशा में प्रधानमंत्री जी का ये सुझाव है। इस सुझाव को आप ध्यान से पढ़े, समझे और इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखें। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सुझाव क्या थे? पहला सुझाव है सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, यानी कि प्रशासनिक भाषा में हमें उसी हिंदी का प्रयोग ज्यादातर करना है जो सामाजिक हिंदी यानी कि बोलचाल की भाषा में से ज्यादातर शब्दों को प्रयोग हमें
प्रशासनिक हिंदी के लिए करना है, ना कि बहुत तत्समनिष्ठ और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है। यह आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके आगे के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक नहीं सहायक हो। ठीक है, तो यह आपने एक बार दोबारा पढ़िएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। यह जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, यह सुझाव मूलतः जो राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है उनमें अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए यह निर्देश दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो यह जो अनुच्छेद 351 में बात कही गई है, मूलतः प्रधानमंत्री जी ने इसी संदेश को या इसी सुझाव को उन्होंने सरल शब्दों में और अलग अलग पॉइंट वाइज ये बात यहाँ पे कहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था जी, एक इसी के इंटरव्यू के दौरान मैं एक बार इंटरव्यू में ये जो 351 मुझसे पूछा गया, उसमें जो एक सामासिक शब्द है, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि 351 क्या है, तो जब मैंने बताया कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, तो उन्होंने खुद ही पूरा इसका लाइन बाय लाइन बताया और उसके बाद कहा ये जो सामासिक है इसका आप इंग्लिश हमको बताइए। तो वो थोड़ा सा हमको अगर बता देंगे तो कृपा होगी। एक मिनट राजेश, मैं कर रहा हूँ, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, फिर दे लाऊंगा, अभी रहने दो इसको, इसकी आवश्यकता है। जी राजेश जी बताइए। अच्छा, तो फिर आपने क्या रिप्लाई किया था समासिक शब्द के बारे में? समासिक का मतलब क्या बताया था आपने? सर उस समय मुझे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था, मैंने कहा सर जो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है मिश्रित से मतलब यानी मिक्स, देखिए उतना यहाँ ही हम देखिए, बता पाए। विस्तृत से भी मतलब है, विस्तृत से नहीं, या बेसिकली मिश्रित। समासिक का मतलब समावेशी, जिसमें कि भारत, ऐसा हम कहते हैं कि भारत में बहुत सारी संस्कृतियों का मेल, क्योंकि भारत एक बहुत वृहद राष्ट्र है जिसमें बहुत सारी अनेकताएं हैं, अलग अलग राज्यों की संस्कृति, अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग है। यहाँ बहुभाषीय राष्ट्र है जहाँ पे आपको हर 200-400-500 किलोमीटर के बाद में यहाँ पे भाषा, 200-400-500 किलोमीटर तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, कई कई जगह पे तो उससे कम डिस्टेंस पे भी भाषा बदल जाया करती है। तो सामासिक संस्कृति कहने का मतलब हुआ कि एक संपूर्ण रूप से पूरे देश की जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति किया जाए, कर सके, उसका माध्यम बन सके, इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है सर उसका इंग्लिश मुझे ज्यादा जोर दे के पूछ रहे थे। कंपोजिट, इंग्लिश यहाँ पे कंपोजिट से तात्पर्य है, समासिक का मतलब कंपोजिट। किसका इंग्लिश जब पूछ इसका रहे थे? इंग्लिश में समासिक का? वो सामासिक शब्द का वो इंग्लिश पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया, संतोष जी ने बता ही दिया कंपोजिट। जी जी, तो अगर ये तो खैर बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द बिल्कुल इन्होंने बता दिया। अगर मान लीजिए इतना अप्रोप्रिएट शब्द उस समय आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आपको अर्थ तो समझ में आ ही रहा है ना कि समासिक का मतलब क्या है, तो आप उससे जी सर, मिलता जुलता शब्द भी बोल सकते हैं, है ना? उस समय तो मैं मिश्रित से मतलब लगा के कुछ बताए थे, लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं था। हाँ नहीं, मतलब देखिए इंटीग्रेटेड वर्ड आपको अगर नहीं याद आया तो समासिक का मतलब जिसमें सारे सभी समाहित है,
सभी समाहित है इसका मतलब इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड से काम चला सकते हैं, अदरवाइज इसका जो एग्जैक्ट वर्ड जो होगा जब आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे वहां पे ये कंपोजिट वर्ड इसका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है। सो इंटीग्रेटेड बहुत अच्छा वर्ड संतोष जी ने बताया, इंटीग्रेटेड शब्द है। इंटीग्रेटेड का एग्जैक्ट यदि आप हिंदी देखने जाएंगे बहुत बढ़िया है, ग्लॉसरी के लिए भी यूज हो जाएगा। इंटीग्रेटेड का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड प्रशासनिक भाषा में क्या होगा, प्रशासनिक शब्दावली में क्या होगा? बीच बीच में जो क्वेश्चन हम लोग पूछते जा रहे हैं ये इसलिए कि ये आपके लिए एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। कोई बताए इंटीग्रेटेड का प्रशासनिक अर्थ क्या होगा प्रशासनिक शब्दावली में? एकीकृत। एकीकृत, बहुत बढ़िया। समेकित, जी इसका समेकित इंटीग्रेटेड का अर्थ जो है आधिकारिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्शनरी जब आप देखेंगे उस समय एकीकृत तो आपने गूगल ट्रांसलेशन के हिसाब से बता दिया, लेकिन प्रशासनिक शब्दावली में इसका समेकित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेटेड के लिए। समेकित, हाँ समेकित भी होता है और एकीकृत कंसोलिडेटेड भी तो होता है सर। किस चीज के लिए? ये समेकित के लिए कंसोलिडेटेड। देखिए समेकित के लिए कॉन्सोलिडेटेड नहीं होता है, समेकित के लिए जो प्रशासनिक शब्दावली में एक ही वर्ड है दैट इज इंटीग्रेटेड। जहां भी समेकित शब्द आएगा वहां पे आप इंटीग्रेटेड ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एसएससी वाला छोड़ दीजिए, वहां पे हम जो अनुवाद कर रहे थे वहां पे आपके पास थोड़ी आजादी थी कि आप दूसरे शब्द यूज कर सके, लेकिन जहां पे हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी की बात करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ मानक शब्दों को यूज करेंगे। जो मानक शब्द मान लिए गए हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। जैसे एक शब्द है बहुत यूज होगा, बहुत आएगा आपके लिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिए क्या शब्द होगा? प्राधिकार। नहीं। आधिकारिक। हाँ आधिकारिक सर। नहीं आधिकारिक। नहीं, प्राधिकार आपने सही बोला था लेकिन सही नहीं बोला था, मतलब सही के नजदीक बोले थे। प्राधिकृत सर, प्राधिकृत। हाँ प्राधिकृत। अच्छा ठीक है। प्राधिकृत इज ऑथराइज्ड। प्राधिकारी। प्राधिकारी ये तो भी इंटरव्यू प्राधिकरण में पूछा जाने वाला शब्द है। जी। ये भी एग्जैक्टली मुझसे यही पूछा गया था। अच्छा एग्जैक्टली आपसे ही पूछा गया था। प्रा, प्राधिकरण क्या होगा? ऑथराइजेशन। हाँ ऑथराइजेशन। तो नोएडा विकास प्राधिकरण को क्या लिखते हैं? नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखते हैं ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखते हैं, डीडीए। एग्जाम देने वाले हैं आप लोग डीडीए ट्रांसलेटर का? बताइए। सर अथॉरिटी को अधिकार भी तो बोल सकते हैं। देखिए बोल सकते हैं वाली बात यहाँ है ही नहीं। किसने पूछा था? किसने बोला था अभी? अभी आप लोग प्रशासनिक शब्दावली एक शब्द होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्शनरी प्रशासनिक शब्दावली, अब उससे रिलेटेड अभी आप लोग फिलहाल बात करते हैं, तो आप पर्याय की तरफ कम ध्यान दें। हाँ हो सकता हर है एक उस पर शब्द जाना के ही लिए नहीं है कुछ, हाँ जी। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या होता है वो हमें ध्यान देना है। अथॉरिटी, वैसे अथॉरिटी का दोनों मतलब होता है, प्राधिकार भी होता है, प्राधिकरण भी होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होता है तो उसको प्राधिकरण बोलते हैं, और वो किसी साइनिंग अथॉरिटी के बारे में बात हो तो प्राधिकार भी यूज किया जाता है। चलिए ठीक है। तो ये वर्ड जो मैंने आपको 2-3 वर्ड बता दिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन, जो भी वर्ड डिस्कस हो रहा है उन वर्ड्स को बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा। जैसे ऑथोरिटी हमने बताया, इंटीग्रेटेड अभी यहाँ पे हमने बात करी है ना, कॉन्सोलिडेटेड बीच में एक वर्ड आया था, यह वर्ड इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है,
कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी में, गूगल ट्रांसलेट पे नहीं। चलिए 2022-23 के लिए वार्षिक कार्यक्रम, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। और सबसे पहला इसका जो हमारा टॉपिक है, इसमें है पत्राचार से संबंधित, कि जो पत्र व्यवहार है केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के बीच में, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के कार्यालयों के बीच में, राज्य सरकार से राज्य सरकार के कार्यालयों के बीच में, तो ये जो पत्राचार होता है, उस पत्राचार में केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, सालाना क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, वह यहाँ पे इस वार्षिक कार्यक्रम के पहले क्लॉज में ये दिया हुआ है, आप देखेंगे। हिंदी में मूल पत्राचार ईमेल सहित, मूल पत्राचार मतलब जो हम खुद से लेटर लिख रहे हैं, ना कि हम रिप्लाई कर रहे हैं। मूल पत्राचार जो हम लिख रहे हैं उसमें क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% होना चाहिए, क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% होना चाहिए, क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% होना चाहिए, क क्षेत्र से क एवं ख क्षेत्र के राज्य संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या व्यक्ति को यह भी 100% होना चाहिए। मतलब इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है कि क क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्यालय आएंगे, सरकारी केंद्र सरकार के कार्यालय जो भी आएंगे क क्षेत्र के अंतर्गत, वहां से जो भी मूल पत्राचार किया जाएगा उसका लक्ष्य जो है वह 100% दिया गया है। अपवाद सिर्फ एक है कि जो क क्षेत्र से ग क्षेत्र को भेजे जाएंगे वह 65% उसका लक्ष्य है, बाकी तीनों क्या है? 100% तीनों का लक्ष्य है। तो अब आप मुझे बताएं कि कोई भी अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि क क्षेत्र से क क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्राचार का प्रतिशत क्या है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जैसे इसमें से कैसा बनेगा, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में ऐसा पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि भोपाल में स्थित आयकर विभाग से चेन्नई के कस्टम विभाग में भेजे जाने वाले पत्रों के लिए माफ कीजिएगा, चेन्नई नहीं, भोपाल के आयकर विभाग से ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिए वार्षिक कार्यक्रम में कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 65%। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें आपको एग्जाम्पल जो मतलब क क्षेत्र में कौन सा स्टेट आ रहा है, स्टेट का नाम दे सकता है, कई बार स्टेट के नाम की जगह कोई शहर का नाम भी दे सकता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि वह शहर किस राज्य में आता है, वह राज्य किस क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार क क्षेत्र का क्लियर हो गया। ख क्षेत्र में यदि आते हैं तो ख क्षेत्र भी याद करना आसान है। ख क्षेत्र से क को भेजिए, ख को भेजिए, दोनों को 90% है, लेकिन ग क्षेत्र के लिए यहाँ पे 55%, यानी कि 10-10% तीनों में कम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो चौथा क्लॉज है ना, ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय या व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि जो क क्षेत्र से क क्षेत्र ऊपर दिया हुआ है या ख क्षेत्र से ख क्षेत्र दिया है, यह सिर्फ केंद्रीय सरकार के मतलब केंद्रीय कार्यालयों से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए है, परंतु केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए या संघ शासित राज्य क्षेत्र के कार्यालयों के लिए या किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को भी पत्र भेजा जाता है तो उसके लिए भी 1% एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि चौथे नंबर के क्लॉज में दिया गया है। तो ख क्षेत्र में भी क्लियर है, 90-90-90-55, मतलब जो क में है उससे 10% कम ख के लिए, और ग में तो बिल्कुल ही आसान है, चाहे किसी को भी भेजना हो ग क्षेत्र से, उसका क्या प्रतिशत रहेगा? 55% रहेगा। तो इसको आप लोग याद करेंगे। इसमें से प्रैक्टिकली जिस तरीके से मैं बताया, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है वहां पे क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, वो लोग ऐसे पूछ लेंगे कि पौंडीचेरी में या दमन व दीव में, ठीक है, या चंडीगढ़ के किसी केंद्र सरकार के कार्यालय से क क्षेत्र को भेजे जाने वाले कुल पत्रों का या पत्राचार का, मूल पत्राचार का प्रतिशत क्या निर्धारित किया गया है वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में। तो उस तरह से आपको
इसको आंसर ध्यान में रख करके देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद में यह तो मूल पत्राचार हो गया। अब दूसरे नंबर क्लॉज में क्या आता है कि जो हिंदी में प्राप्त पत्र है उनका उत्तर हिंदी में दिया जाना, इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार जो भी पत्र हिंदी में प्राप्त होंगे उनका जवाब कंपलसरी अनिवार्य रूप से 100% हिंदी में दिया जाना है केंद्रीय कार्यालयों के द्वारा। केंद्रीय कार्यालयों के लिए यह प्रतिबद्धता है, चाहे आप क क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप ख क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या आप ग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप जो है आपको हिंदी में पत्र प्राप्त हो रहा है, किसी से भी प्राप्त हो रहा है तो आपको उसका जवाब 100% हिंदी में ही देना है। सो ये 100% आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में टिप्पणी का प्रतिशत क्या है? हिंदी में टिप्पणी का प्रतिशत क क्षेत्र के लिए 75% है, ख क्षेत्र के लिए 50% है और ग क्षेत्र के लिए 30% है। स्क्रीन शेयरिंग क्यों बंद हो गई? सो ये हिंदी में टिप्पणी का प्रतिशत है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अरे शुरू से आ गया, ठीक है। उसके अलावा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण जो दिए जाएंगे, हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण, अच्छा हिंदी माध्यम से जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे, यह प्रशिक्षण सिर्फ इस चीज के रिगार्डिंग नहीं है कि हिंदी के लिए प्रशिक्षण, यह किसी भी प्रशिक्षण से संबंधित है। यानी कि यदि आप बैंक में कार्यरत हैं तो बैंक में बैंकिंग गतिविधियों के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह भी इसके अंदर में इंक्लूड होगा। कोई भी प्रशिक्षण होने दीजिए, किसी भी एस्पेक्ट का प्रशिक्षण होने दीजिए, सारा का सारा प्रशिक्षण इसके अंदर में इंक्लूड होगा। और प्रशिक्षण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वार्षिक कार्यक्रम में, वह प्रशिक्षण का लक्ष्य है क क्षेत्र के लिए 80%, ख क्षेत्र के लिए 70% और ग क्षेत्र के लिए 40%। एक मिनट, स्क्रीन भी आप देखते रहेंगे तो क्या रहता है कि दृश्य और श्रव्य दोनों जब साथ में होता है तो ज्यादा इंपैक्ट होता है और दिमाग को देर तक याद रहता है। यानी कि जो चीज आप सुनते हैं और वही चीज यदि आप देखते हैं तो यह आपके और चेतन जो मस्तिष्क होता है आपका, उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करता है और ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहता है। सो इसीलिए दृश्यम और श्रव्यम ये दोनों ही चीजें एक साथ होने से यह बहुत देर तक हम लोग उसको अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। मैं एक प्रयास में हूं कि इसका मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं, कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हो तो जाएगा परंतु खैर चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। आप लोग बहुत देर से रिप्लाई करते हैं, मतलब बहुत बहुत दिख रहा है सर। बहुत साधारण दिख सवाल रहा है सर, दिख रहा है सर। एकदम साधारण सवाल। आप लोग को ऐसा तो नहीं लगा कि ये भी कोई संवैधानिक प्रावधान का सवाल सर पूछ दिए तो आप लोग थोड़ा सोचने लगे? चलिए नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो जस्ट हाँ देखिए, ये मेरा लैपटॉप में ही ये प्रोविजन है ना, लैपटॉप मेरा स्क्रीन टच लैपटॉप है। अरे ज्यादा ही हो गया, अरे भाई तो कम हो जाओ, अरे थोड़ा कम हो जाओ यार, तो कम हो जाओ या तो ज्यादा ही कम हो जा रहा है तो ज्यादा ही अच्छा। यहाँ पे हाँ मिल गया, यस चलिए बढ़िया, ठीक है। एकदम कोने में छोटा सा छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था। अभी तो साफ दिख रहा होगा ना आप लोगों को? हाँ सर क्लियर है। हाँ बढ़िया। तो हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण का जो प्रतिशत है वह 70%, 60%, 30% है। ये प्रतिशत थोड़ा सा याद करने में आपको कुछ ट्रिक्स अपने दिमाग को आप मतलब बता सकते हैं अपने अपने तरीके से। इसके लिए ऐसा कुछ मैं बता दूं तो आपको सेट नहीं करेगा, आप अपने अपने तरीके से इसका कुछ ट्रिक दिमाग में रख सकते हैं कि कैसे आपको याद करें कि आपको ये याद रह जाए। इसमें से क्वेश्चन रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कि एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। यहीं पे आप मतलब फंसेंगे, क्योंकि उसको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपने ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। चलिए, हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण का 70% क क्षेत्र के लिए, 60% ख क्षेत्र के लिए और 30% ग क्षेत्र के लिए। हिंदी टंकन करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती कम से कम कितने % कर्मचारी होने चाहिए जो हिंदी टंकन करें और हिंदी आशुलिपि का जिनको ज्ञान हो? आशुलिपि का मतलब क्या होता है?
शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी स्टेनोग्राफी स्टेनोग्राफर होते हैं, और लेकिन अगर आशुलिपि की हिंदी पूछेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट हैंड। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो आशुलिपिक 80%, 70%, 40%। हिंदी में डिक्टेशन या कीबोर्ड पर सीधे टंकन, है ना? हिंदी में डिक्टेशन या कीबोर्ड पर सीधे टंकन, इसका प्रतिशत है 65%, 55% और 30%। हिंदी में प्रशिक्षण, पहले क्या था? हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम। जो भी प्रशिक्षण आपके बैंक के लिए दिया जा रहा है वह हिंदी माध्यम से कम, प्लीज माइक म्यूट कर लें, कम से कम अगर 10 प्रशिक्षण आप किसी तिमाही में आयोजित करवा रहे हैं तो 10 में से 7 जो है वह हिंदी माध्यम से आपको प्रशिक्षण दिलवाने हैं। अगर आप ख क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो, यदि आप ख क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो 60% लक्ष्य है, और यदि आप ग क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 30% लक्ष्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लखनऊ स्थित बैंक में, चूंकि आप लोग मतलब राजभाषा अधिकारी बैंक में बनने जा रहे हैं, तो आपसे बैंक के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे कि यदि आप लखनऊ स्थित किसी बैंक में पदस्थ हैं तो वहां पर किसी एक तिमाही में अगर कुल आपने 10 या 20 या 8 या 12 या 15 जैसे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए, तो उसमें वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 के अनुसार कम से कम कितने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का माध्यम हिंदी होना